एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम देखेंगे एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एमपी जुडिशरी। सो लेट्स इनिशिएट द क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता कब से प्रभाव में आई? तो देखिए, इसको याद करने का बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, तो आई होप सभी जानते होंगे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती भी मनाई जाती है। तो उन्हें किसान भाइयों से बहुत ज़्यादा लगाव था, उन्होंने किसान आंदोलनों में भाग भी लिया था। तो इसलिए उनके ही सम्मान में 2 अक्टूबर 1959 को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता प्रभाव में आई। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1959। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का प्रभाव क्या होगा? भूतलक्षी होगा या भविष्यलक्षी होगा, या भूतलक्षी और भविष्यलक्षी दोनों होगा? तो जिसका राइट आंसर है आप गैस कीजिए। तो आई होप इसका आंसर बी होना चाहिए। तो ये भविष्यलक्षी है, ठीक, ना कि भूतलक्षी। आबादी को किस धारा में परिभाषित किया गया था? देखो, ये भी याद करने का बहुत, ए फॉर आबादी और 2A में ही आबादी है। ठीक, सबसे पहले डेफिनेशन कृषि में सम्मिलित नहीं है सिंगाड़े की फसल, घास की कृषि, फलों की खेती या सागौन का उद्यान। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सागौन का उद्यान कृषि में शामिल नहीं, जबकि घास की कृषि, फलों की खेती, सिंगाड़े की फसल इसमें शामिल है। कृषि वर्ष प्रारंभ होता है, तो कोई भी कृषि वर्ष हो 1 जुलाई से ही प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्वयं की खेती करने से तात्पर्य क्या है? स्वयं के पर्यवेक्षण में सेवकों द्वारा या मजदूरी पर नगद वस्तु के रूप में देय होगी से है, या फिर भूस्वामी के बड़े लड़के के पर्यवेक्षण में मजदूरी के द्वारा नगद या वस्तु के रूप में देय मजदूरी से है, या कुटुंब के किसी भी सदस्य के द्वारा खेती करने से है, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। इमारती लकड़ी क्या है? चंदन है, नीम है, जामुन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चंदन इमारती लकड़ी है, जबकि नीम, जामुन इमारती लकड़ी नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना सिर्फ चंदन ही इमारती लकड़ी है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें पूछा कि कौन सा सही नहीं है। देखिए, 1956 से पूर्व प्रचलित विभिन्न विधियों के समापन के लिए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता अधिनियमित की गई थी, बिल्कुल ठीक है। मध्यस्थों के समापन के लिए बिल्कुल ठीक है। मनमानी बेदखली को रोकने के लिए बिल्कुल ठीक है। और अन्य राज्यों की विधियों के समकक्ष करने के लिए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता अधिनियमित की गई थी, सही नहीं है, क्योंकि अन्य राज्यों के लिए क्योंकि सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट द राइट आंसर। ठीक, मध्य प्रदेश की भू राजस्व संहिता बनाते समय उसमें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की तत्कालिक भू राजस्व विधि समेकित नहीं की है? तो ये नहीं की है उत्तर प्रदेश की। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की होगी, मध्य प्रदेश की ही होंगे ना। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का प्रभाव, तो ये हम देख ही चुके हैं 2 अक्टूबर को 1959 से। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृषि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? सिंगाड़े की फसल, घास की खेती, फलों। तो ये हम देख चुके हैं, सागवान के उद्यान नहीं है, कृषि के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो क्या नहीं आता? बीजा वृक्षारोपण नहीं आता है, जबकि छप्पर, छानी की घास, चारा घास उद्यान उत्पादन आता है, जबकि बीजा वृक्षारोपण और सागौन नहीं आते हैं। आपको ये जो नेगेटिव है ना, ये याद रखने का सिर्फ इतना ही काफ़ी है। निम्नलिखित में से कृषि में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो स्वयं उगे झाड़ों का जंगल उगाना कृषि में सम्मिलित नहीं है। ठीक, कृषि के अंतर्गत क्या नहीं है? उद्यान, कृषि, फलोद्यान लगाना तथा उनका संरक्षण करना, चारे, चराई या छप्पर छाने की घास के लिए भू आरक्षित किया जाना है, बड़े। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बड़े झाड़ों का जंगल उगाना। ठीक, कृषि वर्ष से विपरीत है, तो ये जुलाई माह के प्रथम दिन से विपरीत है। ठीक, कृषि वर्ष, तो जहाँ भी कृषि वर्ष आए आपको 1 जुलाई याद रखना है, जुलाई माह का प्रथम दिन। यदि अन्यथा अनुसूचित नहीं किया गया तो कृषि वर्ष कब से प्रारंभ होगा? 1 जुलाई से होगा। ठीक, आपको 1 जुलाई बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है। खाते के लिए निम्न में से क्या सही है? कब्जा आवश्यक नहीं है खाते के लिए, या फिर कब्जा आवश्यक है, या भूखंड आवश्यक है? तो इसके लिए भूखंड आवश्यक है, ना कि कब्जा खाते के लिए। ठीक, बहुत माइन्यूट से डिफरेंट है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो भूखंड आवश्यक है, ना कि कब्जा खाते के लिए। ठीक, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत भूमि शब्द में निम्नलिखित सम्मिलित है। तो क्या है? स्थिर अथवा बहता पानी, खदानें, खनिज, ये सभी। ठीक, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 2FB में परिभाषित राजस्व वर्ष किस दिनांक से प्रारंभ होता है? तो ये होता है 1 अक्टूबर से। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत राजस्व वर्ष का प्रारंभ होता है, तो 1 अक्टूबर को ही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत ये राजस्व वर्ष, कृषि वर्ष था 1 जुलाई और राजस्व वर्ष है 1 अक्टूबर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं।
निम्न में से इमारती लकड़ी कौन सी है? तो हम देख ही चुके हैं, चंदन है। और इमारती लकड़ी का पेड़ कौन सा नहीं है? तो बबूल नहीं है, बाकी शीशम, चंदन, बीजा हैं। ठीक, निम्न में से कौन सा इमारती लकड़ी का पेड़ नहीं है? तो आम नहीं है, जबकि सागौन, चंदन, शीशम इमारती लकड़ी हैं। ठीक, स्वयं खेती करने से विपरीत नहीं है, तो ऐसी मजदूरी पर जो फसल के अंश के रूप में देय है रखे गए सेवकों द्वारा। ठीक, निम्न में से कौन विधिक व्यक्ति है? तो भागीदारी फर्म विधिक व्यक्ति है। संहिता में परिभाषित नहीं है, तो जलोढ़ परिभाषित नहीं, जबकि बकाया फलोद्यान सहकारी समिति परिभाषित है। राजस्व मंडल के गठन के लिए किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो ये धारा 3 में राजस्व मंडल का गठन है। और राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है। राजस्व मंडल में कौन कौन होंगे? एक अध्यक्ष, 2 से अधिक सदस्य होंगे। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राजस्व मंडल के सदस्य के लिए आवश्यक है कि वह, देखो पहले तो ए है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यता धारित करता हो और 5 वर्ष से अधिक कलेक्टर का पद संभाले हो। तो इसके राइट आंसर सी होना चाहिए, लेकिन उपरोक्त में से दोनों में से कोई नहीं लगाया गया इसमें। जो राजस्व मंडल के सदस्य हैं, राजस्व अधिकारी हैं या राजस्व न्यायालय हैं या दोनों हैं? तो ये राजस्व न्यायालय है राजस्व मंडल के सदस्य। ठीक है। और राजस्व मंडल के गठन का प्रावधान मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की किस धारा में है? राजस्व मंडल के गठन का प्रावधान तो धारा 3 में है राजस्व मंडल के गठन का प्रावधान। और इसमें सही उत्तर बताना है। मध्य प्रदेश में राजस्व मंडल है, एक दीवानी न्यायालय है, राजस्व न्यायालय है, दोनों है, तो ये राजस्व न्यायालय है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो राजस्व मंडल है। सही उत्तर बताइए। राजस्व मंडल का गठन होगा एक अध्यक्ष और कम से कम कितने? 2 सदस्यों से या 4 सदस्यों से। तो 2 सदस्यों से, ये हम पहले देख चुके हैं। राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है, तो ये भी हमने देख लिया है, कहाँ पर है? वो ग्वालियर में है। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ग्वालियर ऑप्शन में नहीं है। राजस्व मंडल के सदस्य होने के लिए आवश्यक योग्यता है 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय वकालत नहीं, तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखता हो और 5 वर्ष तक कलेक्टर का अनुभव रखता हो। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, आई होप बी और सी होना चाहिए। ठीक, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता से पूर्व की अपीलों की सुनवाई करेगा कौन? जो मैं इससे पहले की अपील थी, तो ये भू राजस्व मंडल करेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की कौन सी धारा विभिन्न राजस्व अधिकारियों का उल्लेख करती है? तो ये करती है धारा 11। राजस्व पदाधिकारी के वर्गीकरण के संबंध में संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो किया गया धारा 11 में राजस्व पदाधिकारी के वर्गीकरण के संबंध में संहिता के बारे में प्रावधान। ठीक, निम्नलिखित राजस्व अधिकारी हैं कौन कौन? चकबंदी अधिकारी, विशेष कर्तव्य अधिकारी, भू सुधार विभाग या दोनों? तो ये चकबंदी अधिकारी राजस्व अधिकारी है, ना कि विशेष कर्तव्य भूभाग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन राजस्व अधिकारी नहीं है? तो राजस्व मंडल, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार या नायब तहसीलदार। जो राजस्व मंडल है ये राजस्व अधिकारी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन राजस्व अधिकारी नहीं है? बंदोबस्त अधिकारी, राजस्व निरीक्षक है। तो ये बंदोबस्त जो राजस्व निरीक्षक है ये राजस्व अधिकारी नहीं है। ठीक, जबकि बंदोबस्त अधिकारी है, सहायक भू अभिलेख अधीक्षक है। कौन राजस्व अधिकारी नहीं है? तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी राजस्व अधिकारी नहीं है। नायब तहसीलदार, भू अभिलेख अधीक्षक राजस्व अधिकारी हैं। कौन भू राजस्व अधिकारी नहीं है? तो राजस्व निरीक्षक हम देख ही चुके हैं। इनमें से कौन नहीं है? तो अब तो आपको मालूम हो जानी चाहिए। भू अर्जन अधिकारी नहीं, तहसीलदार हैं, सहायक कलेक्टर हैं, भू अभिलेख अधीक्षक हैं। कौन इनमें कौन नहीं है राजस्व अधिकारी? तो राजस्व निरीक्षक जैसे कि हम देख चुके हैं। ठीक है, आयुक्त है, बंदोबस्त आयुक्त है, तहसीलदार है। इनमें कौन नहीं है? आप गैस कीजिए। प्रखंड विकास अधिकारी है, सहायक जिला या उपखंड। तो प्रखंड विकास अधिकारी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। और इसमें कौन शामिल नहीं है राजस्व अधिकारी में? तो राजस्व मंडल अध्यक्ष ही होंगे। ठीक है, यहाँ भी कौन नहीं है? कमिश्नर, कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी या राजस्व अध्यक्ष अधिकारी। तो राजस्व अध्यक्ष राजस्व मंडल इसमें शामिल नहीं है। तो निम्न में से किस धारा में राजस्व अधिकारी की शक्तियों पर नियंत्रण रखा गया है? तो ये रखा गया धारा 12 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी की शक्तियों पर नियंत्रण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो हम सीधे इसका आंसर देखेंगे। तो समस्त राजस्व अधिकारी केंद्र सरकार के अधीन होंगे, गलत है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत होंगे। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।